Hello guys. In the last lecture, we talked about capacitors. Then we talked about the force on the plates of the capacitors. We talked about the dielectric, why we put the dielectric inside the capacitor, and the benefits of dielectrics. We have seen all those things. Now in this lecture, we are going to talk about the combination of capacitors. If multiple capacitors are to be connected together, how they can be connected, and if they are connected, how their combination of resultant capacitance will be find out. You have seen these type of things in the 10th. आपने 10th में देखा होगा ये सब कुछ, in which you must have talked about the resistances, series combination of resistances, parallel combination of resistance and all. So in this lecture we are going to talk about the similar things about the capacitor, for the capacitor. So first of all, we are going to talk about series combination of capacitances. So we'll talk in detail with the series combination of capacitances. This is the series combination of capacitances. What is meant by series combination? Please remember, in the series combination, what we call as a series combination कि बस एक ही टर्मिनल उनमें कॉमन चाहिए. There should be a single terminal common. ठीक है, उसमें क्या चाहिए? एक ही सिंगल टर्मिनल कॉमन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? उन सब पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए. वो कैसे होगा? सो सपोज कंसिडर करके चलते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल ने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया. अब होगा क्या? इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया तो इसकी वजह से यहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा. माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा. अब इनिशियली जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, उस टाइम पे ये वाला जो प्लेट और ये वाला जो प्लेट था, इन दोनों पे मिला के टोटल चार्ज, रादर सभी कैपेसिटर जो थे, सभी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज 0 था. लेकिन टू बी प्रिसाइज, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों पे मिला के चार्ज कितना था? 0 था. अब आप ठीक से देखोगे तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट कहीं भी किसी भी अदर कंडक्टिंग थिंग से कनेक्टेड नहीं है. ये वाली प्लेट भी किसी भी अदर कंडक्टिंग थिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है. अगर ये दोनों चीज प्लेट्स एक दूसरे के साथ कंडक्टिंग थिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब दे मेक अ आइसोलेटेड सिस्टम. अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक से देखना, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो कंजर्व होगा. अगर चार्ज कंजर्व होना है, इनिशियली चार्ज 0 है, तो ऑब्वियसली अगर यहां पे माइनस क्यू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो इस वाली प्लेट पे ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होना कंपलसरी है. इस वाली प्लेट पे अगर इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है तो ऑब्वियसली इस वाली प्लेट पे कितना होगा? माइनस क्यू इंड्यूस होगा. अगर यहां पे माइनस क्यू आए तो सेम थिंग, ये वाली प्लेट C2 की, ये वाली प्लेट, और C3 की ये वाली प्लेट, ये दोनों मिला के क्या तैयार करते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. क्योंकि इस सिस्टम में से कोई भी चार्ज अंदर नहीं जा सकता, कोई भी चार्ज बाहर नहीं जा सकता. सो अगेन दे मेक अ आइसोलेटेड सिस्टम. सो ये माइनस क्यू बन जाता है, तो यहां पे ये कौन बन जाता है? ये प्लस क्यू, एंड अगेन यहां पे माइनस क्यू. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे जो कैपेसिटर्स होते हैं, उनके सारी प्लेट्स पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम एंड द साइन ऑफ द चार्ज इज डिफरेंट. यानी अगर यहां से इस बैटरी में से अगर प्लस क्यू चार्ज निकला, तो टोटल ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं, इन पे यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू. ठीक है, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है हम लोगों को कि इन तीनों पे अगर क्यू 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 चार्ज है, तो इसका मतलब ये वाला जो बैटरी है, ये बैटरी कितना चार्ज सेंड कर रहा है? 3Q. क्योंकि यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू नहीं, ये गलत है. ये वाला जो है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो यहां पे इंड्यूस होता है चार्ज क्यू. यहां पे इंड्यूस होने के बाद यहां पे चार्ज को कंजर्व करने के लिए यहां पे प्लस क्यू चार्ज तैयार होता है. सिमिलरली ऑन द ऑल अदर्स. इसका मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज क्यू है, तो इसका मतलब सारे पे क्यू होगा, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, वी जो यानी बैटरी जो है, वो कितना चार्ज सेंड कर रही है? जस्ट क्यू चार्ज सेंड कर रही है. अब दूसरी बात याद रखना, कभी भी किसी भी सिस्टम में, टू बी प्रिसाइज, अभी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता क्या है कि जितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, उतना का उतना पोटेंशियल कंज्यूम किया जाता है. यानी अगर टोटल पोटेंशियल हम V प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंज्यूम कितना हो रहा है? V. तो यहां पे हर कैपेसिटर जो होता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करता है. यानी अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे अगर V पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर 0 पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये वाला V पोटेंशियल यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ तक आने तक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है V। यानी जब यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे इतना है, तो इसका मतलब टोटल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो गए, लेकिन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। सो इसीलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनपे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है, लेकिन उनपे चार्ज सेम है बिकॉज उनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये सारे Q दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे। इफ द capacitors are connected in series, the equivalent capacitance is find out by inversing the capacitances। ठीक है ना, ये capacitances इन्वर्स करके हम उसका equivalent capacitance फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली यही करते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है रेजिस्टेंसेस का, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है कैपेसिटर्स का, और एग्जैक्टली उल्टा वहां पे भी होगा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे अगर V पोटेंशियल है तो हम अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल ड्रॉप 0 कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। ये अगर 0 पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा। इसका मतलब द थिंग इज कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। तीनों के तीनों कैपेसिटर जो हैं, तीनों के तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। ठीक है, अगर तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसका मतलब तीनों पे चार्ज जो स्टोर होगा वो अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। यानी अगर ये टोटल चार्ज अगर सेंड कर रहा है Q, तो इसके अक्रॉस Q1 चार्ज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस Q2 चार्ज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस Q3 चार्ज ड्रॉप होगा। याद रखना, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है लेकिन चार्ज स्टोर्ड अलग अलग है। तो यहाँ पे Q टोटल चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी which is equal to the charge stored on the capacitor 1, charge stored on the capacitor 2, charge stored on the capacitor 3। तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होता है, एडिशन। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि CV इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। सो हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, वी गॉट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है ना, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये समझने में इजी जाता है, बस एग्जैक्टली उल्टा है जैसे रेजिस्टेंस का होता है, एग्जैक्टली उसका उल्टा है। अदरवाइज आप ठीक से देख लो तो ये समझ में आ जाता है। उसके बाद लॉज ऑफ कैपेसिटर्स। जब भी हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस करते हैं, जब कभी भी कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं तो हमें कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, रादर लॉज होते हैं, हम उसको फॉलो करके बाकी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। उसमें से पहला लॉ जो होता है, दैट लॉ इज डिपेंड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स पे जब कभी भी चार्जेस आप स्टोर करते हो, लेकिन ऐसे नहीं होता कि चार्ज कंजर्व नहीं होता। अगर उसमें आइसोलेटेड सिस्टम तैयार हो रही है तो वहां पे टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी एंड आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी सेम ही होगा। इसका हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरा लॉ जो है वो दूसरा लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यानी थोड़ा सा समझना पड़ता है उसको, कि दिस लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी बेसिकली आप रफली ऐसे समझ लो कि व्हेनेवर द टोटल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सोर्स, यानी बैटरी। ठीक है ना, बैटरी जब कभी भी टोटल एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो टोटल एनर्जी जो होती है वो दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंज्यूम्ड। ठीक है ना, टोटल एनर्जी जो होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम होती है। वो पूरी एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, तो कंपोनेंट्स इन द सर्किट। सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। ये पहला पार्ट होता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स बेसिकली ये याद रखना आपकी इनिशियली जो सिस्टम में एनर्जी होती है फाइनली उतनी ही एनर्जी सिस्टम में होगी। ठीक है, तो एक कैपेसिटर के बारे में देखते हैं कि इन अ कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप इज Q बाई C। याद रखना, आपको पता है कि V इज इक्वल टू Q बाई C। यानी अगर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट में अगर मैं एक चार्ज ले जाने की कोशिश करता हूं तो वो वाला जो चार्ज होता है उस चार्ज के पोटेंशियल में कितना ड्रॉप होता है, Q बाई C इतना ड्रॉप होता है। ठीक है ना, व्हेन द चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम
positive to negative plate and the total potential drop in the loop will be equal to the EMF of the battery। यानी अगर एक चार्ज जो होता है वो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाता हूं तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, Q/C। ठीक है ना। तो अगर सारे ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप अगर पूरी सिस्टम के सारे कैपेसिटर के अगर पोटेंशियल ड्रॉप में ऐड करूं तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सिस्टम कितना होता है, जितना EMF ऑफ द बैटरी, यानी जो बैटरी EMF दे रही है उतना उसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सिस्टम होता है। एग्जैक्टली सेम एज रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस में क्या होता था, रेजिस्टेंसेस में जितना पोटेंशियल दिया जाता था बैटरी से उतना का उतना पोटेंशियल ड्रॉप होता था सारे के सारे रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है ना। यानी सीरीज में लगाया जाता है तो तीनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होता था, लेकिन उनका टोटल V1 + V2 + V3 अक्रॉस और R1 + R2 + R3 कितना होता था, V, विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज नथिंग बट EMF ऑफ द बैटरी, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यानी सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनकी Q/C का एडिशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करके चलो, ये वाली सिस्टम है, यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बैटरी है, ये V1 बैटरी कंसिडर करो, ये V2 बैटरी कंसिडर करो। तो एज पर द पहला लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम मुझे दिखाई देती है कौन सी वाली, ये वाली आइसोलेटेड सिस्टम दिखाई देती है कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये कुछ भी करो, these three plates are completely independent of the external environment। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है उससे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगी। अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब अगर इस पे मैं Q1 चार्ज कंसिडर करता हूँ, इस पे Q2 चार्ज कंसिडर करता हूँ, इस पे Q3 चार्ज कंसिडर करता हूँ, तो मैंने बैटरी अगर कनेक्ट की तो Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज जब कनेक्टेड नहीं थी तो तीनों पे क्या चार्ज कितना था, 0। यानी बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी, आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है, इन तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए। ठीक है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक होता है, ये चार्ज 1 के बारे में हो गया। चार्ज 2 के बारे में कहते हैं कि एक लूप जो होता है, एक लूप में जब आप पोटेंशियल ड्रॉप कंसिडर करते हो तो दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज कंसिडर टू बी 0। दूसरे लूप में कंसिडर करते हो तो दैट ऑल्सो टू बी 0, यानी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 0 हम कंसिडर करते हैं ईच लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज 0, ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है। सो छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। कंसिडर करो कि चलो कि ये वाली जो सिस्टम है इसमें ये जो है ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है। ये जो बड़ा टर्मिनल होता है बैटरी का वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटा टर्मिनल होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ पे मार्क ही कर देता हूँ मैं, सो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब ये वाला जो होता है ये चार्जेस प्रोवाइड करता है। ये चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप तो ये बैटरी यहाँ से चार्जेस प्रोवाइड करती है, इसलिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला निगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब ये दोनों निगेटिव हैं, लेकिन आप ठीक से देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो 3 प्लेट्स होती हैं, ये 3 प्लेट मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम तैयार करती हैं। तो अगर इन तीनों का एडिशन, यानी इस प्लेट पर का चार्ज प्लस इस प्लेट पर का चार्ज प्लस इस प्लेट पर का चार्ज, इन तीनों को अगर 0 होना है तो ये दोनों अगर निगेटिव होती हैं ड्यू टू द बैटरी के पोटेंशियल्स, तो ये वाली जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव होना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि Q1 + Q2, यानी ये वाला जो -Q1 बेसिकली, ये -Q1 + -Q2 + Q3 ऐसे इक्वेशन होना चाहिए। सो -Q1 + -Q2, ठीक है, +-Q2 + Q3। ठीक है। इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली भी 0 था। तो इसको अगर एडजस्ट किया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, Q1 + Q2 = Q3। ठीक है। ये हुआ, ये इक्वेशन हमने लॉ 1 से निकाला। अब लॉ 2 से सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि हर जो लूप होता है उसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। बेसिकली टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होता है हर एक लूप में। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप ये वाला एक लूप दिखाई देता है आपको, ये वाला दूसरा लूप दिखाई देता है। ठीक है ना। तो पहले लूप में देखेंगे तो अब देखोगे आप कि अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, अगेन अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, ठीक है, तो ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है। ये दोनों बैटरी अगर इसका V1 है तो इसका V2 है सपोज, तो मुझे बताओ कि ये जो टोटल दोनों बैटरी का कॉम्बिनेशन है इसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यानी टोटल वोल्टेज कितना होगा।
V1 प्लस V2, बिकॉज यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ पे V1 प्लस V2 होगा। अगर ऐसे कनेक्टेड है तो, अगर ऐसे कनेक्टेड है, ये V1 है, ये V2 है, अब टोटल वोल्टेज कितना होगा V1 माइनस V2, क्योंकि अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे एक दूसरे को अपोज करती हैं। तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंसेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये कब कहा जाता है, व्हेन डिफरेंट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यानी सेम टर्मिनल जब एक दूसरे को कनेक्ट किए जाते हैं, पोटेंशियल क्या है, तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, एल्स सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे जाके देखोगे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला जो है इसका पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, लेकिन ये वाला निगेटिव पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये इसको अपोज कर रहा है, यानी अल्टीमेटली इसको भी अपोज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये फर्स्ट लूप कंसीडर करूं, यानी ये वाला जो अगर लूप मैं ये वाला अगर कंसीडर करूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, इन लूप 1, ठीक है ना, Q1/2, Q1 ये Q1 है आपका, ठीक है ना, ये Q1 है आपका। सो Q1/2, यानी बेसिकली मुझे पता है कि V1 इज इक्वल टू Q1/C1, ठीक है ना। तो ये वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पे V1 माइनस V1 होगा, बिकॉज ये माइनस पकड़ा है हम लोगों ने, इसको पॉजिटिव पकड़ा है, तो ये दोनों निगेटिव होंगे, ये दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। सो माइनस V1 माइनस V2 प्लस V3, यहाँ पे V3 मीन्स ये वाला अगर पहला पकड़ा, ये दूसरा पकड़ा, ये तीसरा पकड़ा, तो तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए। सो माइनस Q1/2 यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, माइनस Q3/6 यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, प्लस 10 यानी ये वाला, इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 0 एज पर सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके किया तो मुझे क्या मिलेगा, Q3 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, याद रखना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज ये दोनों जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये जो है ये उनको अपोज करता है। कहाँ से मिला हमें, बिकॉज ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सो ये और ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, यानी अल्टीमेटली ये दोनों भी एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इन दोनों का साइन सेम चाहिए, इसका अपोज चाहिए, ठीक है ना। सो ये माइनस Q1/2 माइनस Q3/6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको अगर आपने Q1/2 प्लस Q3/6 माइनस 10 लिखा तो भी चलेगा। बेसिकली इन दोनों का साइन सेम चाहिए, इसका साइन अलग चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, Q3 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 60। दूसरा लूप देखो, दूसरा वाले लूप में, यानी इस वाले लूप में क्या होगा, इस वाले लूप में Q2/4, यानी कौन सा, पहले चेक करके देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्टिंग है, कौन कौन से अपोजिंग है। सो माइनस प्लस, उसके बाद ये प्लस और ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये माइनस है और ये माइनस है, यानी ये दूसरे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, प्लस माइनस है ये, सो माइनस प्लस, यानी ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वाला जो है इन दोनों को अपोज कर रहा है। तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए, दैट्स इट। सो Q2/4 माइनस 20 प्लस Q3/6, ठीक है ना। यानी ये वाला जो V2 है और ये वाला जो V3 है, इन दोनों का साइन सेम पकड़ा मैंने और इसे का अपोजिट साइन कर दिया। सो इससे मुझे क्या मिलेगा, 2Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 240। हमारे पास कितने अननोन्स हैं, Q1 Q2 Q3, 3 अननोन्स है हमारे पास। इक्वेशंस कितने हैं, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है, ये वाला इक्वेशन 3 है। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। आप आंसर निकाल सकते हो इसका, आपको फाइनल आंसर जो भी मिलेगा, जस्ट टेक इट आउट, जो भी आपको Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, सो मुद्दा ये होता है कि दिस इज हाउ इट इज फाइंड आउट कि हाँ Q2 या फिर V1 V2 ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये हम 2 लॉज को कंसिडर करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट रह गया था हमारा, मीन्स थियोरेटिकल पार्ट है। सिंपल सी बात है, एनर्जी डेंसिटी नाम का एक और एक पैरामीटर होता है। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये एनर्जी डेंसिटी यानी क्या होती है कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी हर एक कैपेसिटर या फिर कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में किस में स्टोर्ड होती है, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द
इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होती है. सो द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी. ये स्मॉल यू है, याद रखना, ये कैपिटल यू नहीं है, ये स्मॉल यू है. द फॉन्ट इज लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक कैपिटल यू, लेकिन ये स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी. उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है अगर ये एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अगर बात करना शुरू कर दें, तो ये वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो ये वाला जो प्लेट होता है उसका एरिया A होता है, ठीक है ना, और इन दोनों में भी डिस्टेंस कितना होता है, D होता है. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होता है, A इंटू V, खत्म. सॉरी, A इंटू D, V इज इक्वल टू A इंटू D. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम होता है. सो आपको अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू गो विद दिस. दूसरा, अगर सपोज सिंपल चार्ज कंडक्टर है और मुझे एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गॉसियन सरफेस तैयार कर लेता हूँ. उस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकालता हूँ. उस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गॉसियन सरफेस. ये वाला फॉर्मूला से मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर, सॉरी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय इन दिस टोटल वॉल्यूम. इस टोटल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, छोटे छोटे टॉपिक से, मिसलेनियस टॉपिक से खट खट करके कर देंगे. सो दैट्स हाउ योर टोटल कैपेसिटर टॉपिक ये जो होता है ये एंड हो जाता है. सो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक छोटा सा पार्ट है. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ज़्यादा नहीं है उसमें. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस यानी ऐसा सरफेस, मैंने अगर सारे पॉइंट्स ऐसे कलेक्ट किए कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज, तो उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके, ठीक है, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सरफेस बन जाता है कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, तो वो पूरा का पूरा सरफेस जो होता है उसे क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस, इट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है ना. अगर मैंने एक सिंपल चार्ज कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसका एक पोटेंशियल जो होता है हर एक पॉइंट पे सेम होता है. ये वाला जो सर्कल है, इसके ये डॉटेड सर्कल जो है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है. ठीक है. सो द थिंग इज कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पॉइंट चार्ज के अराउंड जो होते हैं वो स्पीयर्स होते हैं. पॉइंट चार्ज के अराउंड जो भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस स्पीयर होते हैं, और इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे सभी जगह पे पोटेंशियल जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है. ये सिंगल चार्ज के लिए है. अगर डायपोल के लिए कंसिडर करोगे तो आप यहाँ पे डायपोल के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऐसे मिलेंगे. ठीक है ना. ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम कंसिडर करता हूं, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होते. ठीक से देखना, यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है सिंगल चार्ज के लिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है. ठीक से देख लो. सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस मिलेंगे डायपोल के लिए. अगर दो चार्जेस जो होते हैं वो दो चार्जेस बहुत ही दूर है एक दूसरे से, ठीक है ना, बहुत ही दूर है एक दूसरे से, या फिर जो चार्ज सरफेसेस है वो बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे से, इन दोनों केसेस में बेसिकली उन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल टू ईच अदर. ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल कंसिडर की जाती है एक दूसरे से. सो सपोज कंसिडर करो कि ये वाला कैपेसिटर का एक प्लेट है, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, तो उसके बीच में जो होता है वो एग्जैक्टली पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं पे भी मैं अगर एक परपेंडिकुलर सरफेस लगा दूं, सो दैट परपेंडिकुलर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है. अब देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दिस कि लाइक आपका जो भी स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर सरफेस है, ये आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर सरफेस है, तो आपको समझ में आएगा कि, ठीक है, सो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज. सो ये सारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, यानी सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि व्हेन यू मूव द चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस देयर इज नो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कोई भी वर्क डन नहीं करता है व्हेनेवर यू मूव द चार्ज ऑल ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप चार्ज मूव करते हो तो देयर इज नो चेंज इन द इक्विपोटेंशियल मींस नो पोटेंशियल डिफरेंस. अगर नो पोटेंशियल डिफरेंस मींस देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है तो इसका मतलब वर्क डन जीरो है. ठीक है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि इफ देयर इज चेंज इन एनर्जी देयर इज वर्क डन. सो नो चेंज इन एनर्जी, इसका मतलब नो वर्क डन. ठीक है.
सो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं। उसके बाद तो पोलराइजेशन, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि होता ये है कि polarization occurs when the electric field distorts the negative cloud of the electrons around positive atomic nuclei in the direction opposite to the field. This slight separation in the charge makes one side of the atom somewhat positive and अपोजिट साइड समवट नेगेटिव। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एटम के बारे में बात कर रहे हैं कि एटम में क्या होता है, एटम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड जो होता है वो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। अब होता ये है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रख दूं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो होता ये है कि इन दोनों में थोड़ा सा खिंचाव तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो खिंचाव तैयार हो जाता है, इसलिए जो आपका जो भी एटम होता है उस एटम का एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है और एक साइड जो होता है नेगेटिव बन जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। बेसिकली दो पोल्स तैयार हो जाते हैं आपके ही एटम में एटम स्टिल इज न्यूट्रल, एटम अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन उसका एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है और एक साइड नेगेटिव बन जाता है ड्यू टू दिस फेनोमेना। ये वाला जो फेनोमेना होता है इसे कहा जाता है पोलराइजेशन, ठीक है ना। बेसिकली सेंटर ऑफ चार्ज जो होता है, तो कुछ एटम्स जो होते हैं उनमें सेंटर ऑफ चार्ज इज एनालोगस टू सेंटर ऑफ मास। यानी अगर ये एक एटम है और एटम के अराउंड अगर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है, वेन एवर आई कंसिडर द टोटल नेगेटिव चार्ज वेयर दैट चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, वो वाला जो पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज एट द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज मिल गया। तो होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो न्यूक्लियस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स होते हैं जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं, ऐसे वाले मटेरियल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलराइज्ड मटेरियल। ऐसे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन पोलराइज्ड मटेरियल, कि जहां पे अलग अलग पोल्स नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अभी हमने अब तक इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, जस्ट हम एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं तो वी कॉल देम एज नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन पोलराइज्ड एटम्स कहते हैं। एंड इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट fall on each other, they does not coincide, then we call them as polarized materials। उन्हें हम क्या कहते हैं? polarized material कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल अगर कंसिडर किया मैंने, तो यहाँ पे होता क्या है? नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल यानी उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दे लुक लाइक दिस, लेकिन जैसे ही ये वाले जो नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख के बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में गई। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में गई? इस डायरेक्शन में, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड एंड पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये वाले जो एटम्स होते हैं ये वाले इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब ये वाले फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद ये जो नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी पोल्स तैयार हो जाते हैं, इसलिए इस फेनोमेना को कहा जाता है पोलराइजेशन, ठीक है ना। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी वहां पे पोल्स होते हैं, बस होता ये है कि वो रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। वो कैसे भी बिखरे हुए होते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने की वजह से उनका एक साइड जो होता है वो पूरा का पूरा, एक साइड जो होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव और एक साइड पूरा का पूरा नेगेटिव बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो, पोलराइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट थिंग। पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, और पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा एंड इस नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा।
अब होता यह है कि यहाँ पे नेट फोर्स इन पे, ठीक है ना, नेट फोर्स जो होता है इस पे अट्रैक्शन फोर्स जितना लग रहा है उतना ही इस पे रिपल्शन फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इज 0, लेकिन वहां पे टेंशन है, वहां पे टेंशन है। और जैसे जैसे मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे ये वाला जो टेंशन है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो टेंशन बढ़ता जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये वाला टेंशन जो होता है वो इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसका पॉजिटिव वाला पार्ट अलग और नेगेटिव वाला पार्ट अलग कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of electric field at which this happens is called as dielectric strength of the material। उसे क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया हुआ है। सो ये होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट द पोलराइजेशन इज, ये ठीक से समझ लो, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर योर कैपेसिटर चैप्टर एंड्स। ये आप यहाँ पे आपका कैपेसिटर चैप्टर एंड हो जाता है। एज पर द एनसीईआरटी बुक आपके पहले 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एचसी वर्मा में बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। विद दिस टोटल नॉलेज आप एचसी वर्मा के सारे एग्जांपल्स सॉल्व करना आपको पॉसिबल होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 चैप्टर्स फ्रॉम एचसी वर्मा। थैंक यू।